हेलो बच्चों, मैं अग्रवाल रुचि राजस्थान सरकार और वेदांता की CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान। तो बच्चों, हम हमारा 6th चैप्टर उत्पादन फलन पढ़ रहे थे, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था अल्पकालीन उत्पादन फलन के बारे में। हमने बात की थी कि समय अवधि के आधार पर उत्पादन फलन को 2 भागों में बांटा गया है, अल्पकालीन उत्पादन फलन और दीर्घकालीन उत्पादन फलन। तो हमने अल्पकालीन उत्पादन फलन में क्या जाना था? हमने जाना था कि अल्पकाल में कुछ साधन होते हैं स्थिर और कुछ साधन होते हैं परिवर्तनशील। तो अल्पकाल में स्थिर साधनों को तो हम परिवर्तित नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी पूर्ति कैसी होती है? बेलोचदार। तो हमें क्या करना होता है? परिवर्तनशील साधनों की मात्रा को ही बढ़ाकर हम उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। इसीलिए परिवर्तनशील साधनों की मात्रा तो बढ़ती चली जाती है, जबकि स्थिर साधन स्थिर रहते हैं। इसीलिए साधनों के मध्य जो अनुपात है वो क्या हो जाता है? बदल जाता है। इसीलिए अल्पकाल में परिवर्तनशील अनुपातों के प्रतिफल के नियम लागू होते हैं, जिसे कि अर्थशास्त्रियों ने बहुत से नाम दिए थे। सर्वप्रथम इसे क्या कहा गया था? घटता हुआ सीमांत उत्पादकता का नियम, और उसके बाद इसका नाम चेंज होता और अब क्या कहा जाता है? परिवर्तनशील अनुपातों के प्रतिफल का नियम। तो वो था अल्पकालीन उत्पादन फलन के बारे में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे दीर्घकालीन उत्पादन फलन के बारे में, जो कि अल्पकालीन उत्पादन फलन का बिल्कुल विपरीत है। तो आइए देखते हैं दीर्घकालीन उत्पादन फलन क्या होता है। दीर्घकालीन उत्पादन फलन बच्चों, इसका दूसरा नाम है स्थिर अनुपातों का उत्पादन फलन। हमने बात की थी कि अल्पकाल में कुछ साधन स्थिर और कुछ परिवर्तनशील। तो परिवर्तनशील साधनों की मात्रा तो बढ़ाते हैं, जबकि स्थिर को हम नहीं बदल सकते। तो उन दोनों के बीच के अनुपात क्या हो जाते हैं? परिवर्तित। लेकिन दीर्घकाल में क्या होते हैं? सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं। तो क्या होता है? हम स्थिर साधन जो हमने अल्पकाल में जिनको हम बढ़ा नहीं पा रहे थे, उसे हम दीर्घकाल में भी बढ़ा सकते हैं। तो सभी साधनों को समान मात्रा में यदि हम बढ़ाते हैं तो उनके बीच का अनुपात क्या रहता है? स्थिर रहता है। जैसे कि हम एक उदाहरण ले, भूमि और श्रम के बारे में हम काम में ले रहे हैं, एक तो भूमि और एक श्रम, पूंजी। भूमि और पूंजी, यहाँ इसको लैंड की जगह LD भी लिख सकते हैं, या इसको हम N भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो भूमि और पूंजी काम में ले रहे हैं। अल्पकाल में भूमि तो क्या थी? स्थिर थी, केवल हम पूंजी को ही बढ़ा पा रहे थे। अब हम क्या करते हैं? भूमि को भी बढ़ा रहे हैं और पूंजी को भी बढ़ा रहे हैं। जैसे हमने भूमि की 5 मात्रा थी, पूंजी की 10 मात्रा थी। अब दोनों को हमने बढ़ा दिया, इसकी 10 कर दिया और इसकी 20 कर दिया, फिर इसको बढ़ा दिया 15 कर दिया, फिर इसको बढ़ा दिया, कितना कर दिया? 30। तो अब हम क्या देख पा रहे हैं? हम दोनों की मात्रा को समान अनुपात में बढ़ा पा रहे हैं। दीर्घकाल में ही ये संभव है, क्योंकि दीर्घकाल में सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं। आपको याद रहेगा ये वाली बात कि दीर्घकाल में सभी साधन कैसे रहते हैं? परिवर्तनशील होते हैं, क्योंकि दीर्घकाल समय की लंबी अवधि होती है। इसमें बहुत सारे परिवर्तन करना संभव होता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि हमने भूमि की मात्रा को भी बढ़ाया समान अनुपात में, और पूंजी की मात्रा को भी हमने बढ़ाया। तो भूमि और पूंजी के बीच का जो अनुपात है वो स्थिर ही रहा, वो नहीं बदला। जैसे पहले 5:10 था, अर्थात 1:2 था। इसको काट देंगे ना। अब बाद में देखें तो 10 और 20 हो गया इनकी मात्रा, तब भी 1:2 ही रहता है। ठीक है, और यदि 15 और 30 रहा तब भी 1:2 रहता है। अर्थात इन दोनों के बीच में जो अनुपात है वो बदलता नहीं है। इसीलिए इसे स्थिर अनुपातों का उत्पादन फलन भी कहते हैं, दीर्घकालीन उत्पादन फलन को। ठीक है, उत्पादन के सभी साधन कैसे होते हैं? यहाँ पर परिवर्तनशील होते हैं, जिसमें हम समान मात्रा से क्या कर सकते हैं? परिवर्तन कर सकते हैं। उत्पादन की तकनीक कैसी होती है? परिवर्तित होती है। दीर्घकाल क्या होता है? समय की लंबी अवधि होती है। तो ऐसी अवधि में हम तकनीक को भी तो परिवर्तित कर सकते हैं, जबकि अल्पकाल में परिवर्तित कर सकते थे? नहीं कर सकते थे, क्योंकि अल्पकाल समय की छोटी अवधि होती है, जिसमें हम जो टेक्नोलॉजी काम में लेते आए हुए हैं वो ही हम काम में लेते आएंगे। जैसे आज से हम 100 साल पहले की, या आज से 50 साल पहले की, 20 साल पहले की बात कर लीजिए, तब क्या होता है? कृषि में अलग टेक्नोलॉजी काम में ली जाती थी। और जगह यदि हम देखें तो मोबाइल फोन्स वगैरह बहुत रेयर मिलते थे, लेकिन अब टेक्नोलॉजी बहुत डेवलप हो चुकी है, जिसकी वजह से क्या हो गया है? बिल्कुल ही परिवर्तन हो चुका है। तो दीर्घकाल समय की क्या होती है? लंबी अवधि होती है, जिसमें साधन तो परिवर्तनशील होते हैं, साथ में तकनीकी भी परिवर्तित होती जाती है। इसके बाद है साधन अनुपात क्या रहता है? स्थिर। अभी हमने यही उदाहरण के द्वारा बताया कि साधनों के मध्य क्या होता है? अनुपात स्थिर रहता है, क्योंकि उनको समान मात्रा में बढ़ाया और घटाया जा सकता है। इसके बाद है इसका विश्लेषण हम करते हैं पैमाने के प्रतिफल के द्वारा। हमने
यहाँ पर बात की कि साधनों को हम समान अनुपात में क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। तो उसके फलस्वरूप अनुपात में क्या परिवर्तन होता है, उत्पादन में क्या परिवर्तन होता है, जिसका अध्ययन हम करते हैं पैमाने के प्रतिफल के द्वारा। जैसे कि अल्पकालीन उत्पादन फलन को हमने किसके द्वारा जाना था, परिवर्तनशील अनुपातों के नियम के द्वारा, और इसी तरीके से दीर्घकालीन उत्पादन फलन को हम जानेंगे पैमाने के प्रतिफल के द्वारा। आप ये बात ध्यान रखना कि दोनों उत्पादन फलन हैं वो दोनों अलग अलग विश्लेषण की सहायता से समझे जाते हैं। अल्पकालीन तो परिवर्तनशील अनुपातों के प्रतिफल के नियम के द्वारा और दीर्घकालीन पैमाने के प्रतिफल के द्वारा। अल्पकाल में कुछ साधन स्थिर, कुछ साधन परिवर्तनशील, इसीलिए परिवर्तनशील अनुपातों का प्रतिफल, और यहाँ पर सभी साधन परिवर्तनशील, इसीलिए पैमाने के प्रतिफल के द्वारा हम इसे समझेंगे। अब इस वीडियो में हम पैमाने के प्रतिफल को डिटेल में जानेंगे। ठीक है बच्चों, इसके बाद है पैमाने के प्रतिफल, जिसे हम बोलते हैं रिटर्न्स टू स्केल। हमने कहा कि दीर्घकालीन उत्पादन फलन का दूसरा नाम ही क्या है, पैमाने के प्रतिफल, जिसमें उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं। तो उत्पादन के सभी साधनों को समान अनुपात में यदि हम परिवर्तित करते हैं तो उसके फलस्वरूप उत्पादन में क्या परिवर्तन होता है, उसे हम जानते हैं पैमाने के प्रतिफल के द्वारा। ठीक है, दीर्घकालीन उत्पादन फलन अर्थात स्थिर अनुपातों के उत्पादन फलन में उत्पादन के साधनों के मध्य उत्पादन व उत्पादन के साधनों के अनुपात स्थिर रहते हैं। ठीक है, कि उत्पादन और उत्पादन के जो साधन हैं उन दोनों के बीच का जो अनुपात है वो भी स्थिर रहता है, और उत्पादन के साधनों के मध्य का जो अनुपात है वो भी स्थिर रहता है। समझ में आ रहा है? एक तो उत्पादन और उत्पादन के साधनों के मध्य अनुपात, जिसे हम उत्पादन फलन भी कहते हैं, वो स्थिर रहता है। साथ में जो उत्पादन के जो साधन है उनके मध्य अनुपात भी क्या रहता है, स्थिर रहता है। किसमें? दीर्घकालीन उत्पादन फलन में, जिसे हम पैमाने के प्रतिफल ही कहा जाता है। समझ में आए? रिटर्न्स टू स्केल किसे कहेंगे कि दीर्घकाल में उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं, जिसे समान मात्रा में बढ़ाया और घटाया जा सकता है, जिसकी वजह से उत्पादन और उत्पादन के साधनों के मध्य जो अनुपात है वो समान रहता है, और उत्पादन के साधनों के मध्य अनुपात है वो भी समान रहता है, जिसे ही हम क्या कहते हैं, पैमाने के प्रतिफल, रिटर्न्स टू स्केल। ठीक है बच्चों, पैमाने का अर्थ, अब हम पैमाने का प्रतिफल पढ़ने जा रहे हैं, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पैमाना क्या होता है। तो बच्चों, पैमाना क्या होता है कि हम किसी भी वस्तु या कोई भी हम वस्तु ले सकते हैं, उसको हम किसी इकाई में मापते हैं। जैसे आप बोलो दूरी, तो दूरी को हम किस में मापते हैं, मीटर में, किलोमीटर में, सेंटीमीटर में मापते नहीं मापते। यदि हम वजन की बात करें तो उसको ग्राम में, किलोग्राम में मापते हैं। इसके बाद यदि हम लिक्विड चीज़ों की बात करें तो हम उसको किस में, लीटर में, मिलीलीटर में मापते हैं। तो ये सब क्या है, पैमाना। अर्थात हम कह सकते हैं किसी भी चीज़ को मापने की जो इकाई है, मापने की इकाई है, वही क्या कहलाता है, पैमाना। यदि हम मापने की इकाई परिवर्तित कर देंगे तो पैमाना भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। जैसे हम यदि दूरी को अभी मीटर में ले रहे हैं, ठीक है, तो हम मीटर हम यूज़ करेंगे, लेकिन यदि हमने दूरी को किलोमीटर में लेना शुरू कर दिया तो हम उसके डिजिट बदल देंगे और क्या लिख देंगे, उसको किलोमीटर में। समझ में आ गया? तो पैमाना क्या होता है, मापने की इकाई, जिसमें गज, हेक्टर, एकड़, किलोमीटर, मीटर, जो भी सारी इकाइयाँ आती है वो इसमें शामिल की जाती है। तो पैमाने का आशय क्या होता है, मापने की किसी एक विशेष इकाई से होता है, जैसे मीटर, लीटर, किलोग्राम और गज, जैसा कि मैंने आपको बताया। पैमाना बदलने पर क्या होता है, उससे बदली वाली इकाई अर्थात नए पैमाने में हम इसको दर्शाएंगे। पहले हम जैसे मीटर में दर्शा रहे थे, अब हमने पैमाना ही बदल दिया, तो हम पैमाना बदलकर हमने किलोमीटर में बना दिया, तो अब उसको हम किस में दर्शाएंगे, किलोमीटर में दर्शाएंगे। तो समझ में आ गया आपको पैमाना किसे कहते हैं, मापने की एक विशेष इकाई, जिसके आप उदाहरण भी दे सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब आगे के लिए क्या है, 20 क्विंटल गेहूं उत्पादन के लिए 2 एकड़ खेत में 5 श्रमिक की आवश्यकता होती है। अब आपको पता होना चाहिए ना कि कौन सी चीज किस में मापी जा रही है और क्या पैमाना है। तो आपके सामने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे रखा है उत्पादन फलन का कि 20 क्विंटल गेहूं तो क्या हो गया, उत्पादन। समझ में आ रहा है कि उत्पादन क्या हो रहा है, गेहूं हो रहा है, और गेहूं के उत्पादन करने में लिए 2 साधनों की आवश्यकता इसमें बता रखी है। एक तो साधन है 2 एकड़ खेत, तो खेत क्या हो गई, भूमि हो गई, और 5 श्रमिक, तो श्रमिक क्या हो गए, श्रम, मतलब भूमि और श्रम, 2 साधनों के द्वारा उत्पादन हो रहा है। किसका, गेहूं का उत्पादन हो रहा है। इसको हम उत्पादन फलन के द्वारा दर्शा सकते हैं, जो कि हमने पिछले वीडियो में जाना था। कैसे बनाते हैं उत्पादन फलन, Q इज द फंक्शन ऑफ, यहाँ पर एक तो भूमि है तो भूमि के लिए N आ गया, और श्रमिक के लिए क्या आ गया, L आ गया। ठीक है, तो ये हमारा उत्पादन फलन है। अब इसमें हम दर्शाएंगे 20 क्विंटल तो क्या है, हमारा गेहूं है। ठीक है, और इसके लिए 5 एकड़ तो हमें क्या चाहिए, 5 एकड़ क्या चाहिए, खेत चाहिए, और 2 एकड़ खेत, इसके लिए हमें
2 एकड़ क्या चाहिए, खेत चाहिए। तो 2 एकड़ तो हमें खेत चाहिए और 5 क्या चाहिए, हमें श्रमिक चाहिए। आ रहा है बच्चों समझ में। 20 जो उत्पादन है उसके लिए हमें 2 एकड़ खेत और 5 श्रमिक चाहिए। तो ये हमारा क्या बन गया, उत्पादन फलन बन गया ना। अब हमें यहाँ पैमाना देखना है। तो गेहूं है, गेहूं को हम किस में मापते हैं, किलो में मापते हैं। अब किलो से भी ज़्यादा क्या होता है, क्विंटल होता है। ठीक है, 1 क्विंटल में आपको पता ही होगा कितने किलोग्राम होते हैं, 1 क्विंटल में होते हैं 100 किलोग्राम। तो यहाँ पर हमने मापा है क्विंटल में। तो गेहूं को मापने की इकाई क्या हो गई, क्विंटल। किलोग्राम में भी तो माप सकते थे, लेकिन गेहूं ज़्यादा है इसलिए हमने उसको क्विंटल में मापा। तो गेहूं को मापने की इकाई हो गई क्विंटल। इसके बाद जो खेत है अर्थात भूमि है, भूमि पर तो खेती की जाएगी, तो उसको मापने की इकाई क्या हो गई, n बराबर क्या हो गई, 2 एकड़। तो एकड़ क्या हो गई, यहाँ पर एकड़ हो गई भूमि को मापने की इकाई। क्विंटल किसको मापने की इकाई थी, गेहूं को, और गेहूं अर्थात उत्पादन को, और एकड़ किसको मापने की है, भूमि को मापने की। और जो श्रमिक है वो किसको मापने की इकाई है, श्रम को मापने की इकाई है, जिसे कि हम इस उत्पादन फलन के द्वारा दिखा रहे हैं। समझ में आ गया बच्चों। तो यहाँ पर यही लिखा है कि क्विंटल तो है गेहूं के उत्पादन के माप की इकाई, एकड़ है भूमि के माप की इकाई, और श्रमिक है श्रम के माप की इकाई। किसी भी वस्तु का उत्पादन करने के लिए हमें साधनों की आवश्यकता हो रही है, तो हमें किसी न किसी पैमाने में तो उसे मापना ही होगा ना, कि हमें कितने साधन चाहिए, श्रमिक चाहिए तो हमने श्रमिक में माप दिए, श्रम को हमने श्रमिक में माप दिया। यदि हमें भूमि चाहिए तो हमने भूमि को एकड़ में माप दिया। समझ में आ रहा है। इसके बाद पूंजी है तो हम उसे भी मापेंगे, किस इकाई में मापते हैं। तो किसी भी साधनों के लिए, और इसके अलावा उत्पादन को भी हम मापेंगे। यदि हम कपड़ा ही उत्पादन कर रहे हैं तो कपड़े को भी तो मापेंगे, इतने मीटर में, इतने गज में। आ रहा है बच्चों समझ में। तो इस प्रकार से यहाँ पर भूमि उत्पादन को भी और उत्पादन के साधनों को भी मापा जाता है, और इसे हम कहते हैं पैमाना, और इसके लिए एक इकाई को हम प्रयोग में लेते हैं। ठीक है बच्चों। अब आगे के यदि हम देखते हैं कि भूमि का माप 4 एकड़, श्रमिक 10 हो तो उत्पादन 40 क्विंटल हो जाता है। अभी हमने क्या एग्जाम्पल देखा था कि हमने उत्पादन फलन बनाया था, F इज द फंक्शन ऑफ N और L, भूमि और श्रम। तो यहाँ उत्पादन हमारा कितना हुआ था, हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा था कि 20 क्विंटल उत्पादन हुआ था, जिसके लिए हमें 2 एकड़ तो खेत चाहिए था, और हमें श्रम कितना चाहिए था, उसके अंदर हमें चाहिए था 5 श्रम। अब हमने क्या कर दिया, उत्पादन के साधनों को दुगना कर दिया। उत्पादन के साधन को दुगना क्या कर दिया, हमने कर दिया, भूमि तो कर दी हमने 4 एकड़, ठीक है बच्चों, और श्रमिक हमने कर दिए 10 एकड़। श्रमिक की मात्रा कितनी कर दी, 10, 5 से 10, और भूमि कर दी 2 से 4। तो अब क्या होगा, उत्पादन भी क्या हो गया, दुगना हो गया। 20 से कितना हो गया, 40 हो गया। बच्चों आ रहा है समझ में कि हमने यदि उत्पादन के साधनों को दुगना करते हैं तो उत्पादन भी क्या हो जाता है, दुगना हो जाता है, जो कि हम यहाँ पर बताया गया है। यही यहाँ लिखा हुआ है कि ऐसी स्थिति में साधनों को दुगना करने पर उत्पादन के रूप में प्रतिफल भी क्या हो गया है, दुगना। बच्चों ये बात ध्यान रखना कि उत्पादन के साधनों को हम बढ़ा रहे हैं तो उत्पादन कैसा हो गया है, दुगना हो गया है। यहाँ पर दिख रहा है ना। तो ये जरूरी नहीं है कि उत्पादन के साधनों को जिस अनुपात में बढ़ा जाए तो उत्पादन भी उसी अनुपात में बढ़े। यहाँ पर तो हमने दुगना होते हुए दिखाया है कि सेम यहाँ पर बढ़ रहा है। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, साधनों व उत्पादन में समान अनुपात में परिवर्तन होता है। साधनों में समान अनुपात में परिवर्तन हो रहा है, और ये उत्पादन है उसमें भी क्या हो रहा है, समान अनुपात में परिवर्तन हो रहा है। अर्थात साधन दुगने बढ़ रहे हैं तो उत्पादन भी दुगना बढ़ रहा है। ठीक है, साधन यदि दुगने बढ़ रहे हैं तो उत्पादन भी क्या हो रहा है, दुगना हो रहा है। किंतु उत्पादन व साधन के अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होता। उत्पादन और साधनों के जो अनुपात है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। जैसे कि यहाँ हम देखें कि ये क्या है, उत्पादन, और ये है भूमि। तो भूमि और उत्पादन का अनुपात कितना है, 2:20, या हम कह सकते हैं 1:10। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखें 40 और 4, तो यहाँ पर भी क्या हो गया, 4:40, अर्थात 1:10। समझ में आ रहा है। उत्पादन और भूमि का अनुपात जो पहले था वही बना हुआ है। इसी प्रकार से उत्पादन और श्रम का अनुपात पहले कितना था, 5:20, अर्थात 1:4, और अब कितना हो गया, 40:10। 40:10, उल्टा भी लिख सकते हैं इसको, हम कर सकते हैं 10:40, अर्थात कितना, 1:4। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं बच्चों कि जो भूमि का उत्पादन से अनुपात, श्रम का उत्पादन से अनुपात,
जो पहले था वही अब है। किसके द्वारा? यदि हम साधनों को समान अनुपात में परिवर्तित करते हैं, जिसके फलस्वरूप उत्पादन भी उसी अनुपात में परिवर्तित होता है, तो साधनों का उत्पादन से जो अनुपात है वो भी वही बना रहता है, और उत्पादन के साधनों के जो मध्य अनुपात है वो भी वही बना रहता है। जैसे हम बात करें भूमि और श्रम का अनुपात कितना था पहले? 2:5। कितना था? 2:5, जो अब कितना हो गया है? 4:10, अर्थात ये भी कितना हो गया है? 2:5। मतलब साधनों के मध्य अनुपात और उत्पादन और साधनों के मध्य अनुपात वो भी क्या रहते हैं? बराबर रहते हैं, वही रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता यदि हम साधनों और उत्पादन में समान मात्रा में परिवर्तन करते हैं तो। आगे बच्चों समझ में, इसमें कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, बस केवल आपको ये देखना है कि उत्पादन के साधनों में हमने समान अनुपात में परिवर्तन किया, जिसके फलस्वरूप उत्पादन में भी उसी अनुपात में परिवर्तन हुआ, तो उत्पादन और उत्पादन के साधनों के मध्य जो अनुपात है वो, और साधनों के खुद के मध्य जो अनुपात है वो कैसा रहता है? बराबर रहता है, वही रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। यही बात यहाँ पर की गई है। आगे के लिए पैमाने के प्रतिफल, जो हमारा मेन पॉइंट है दीर्घकालीन उत्पादन फलन में, कि पैमाने के प्रतिफल हम किसे कहते हैं। तो पैमाने का प्रतिफल क्या है? उत्पादन की वह स्थिति जिसमें साधनों को एक निश्चित अनुपात या प्रतिशत में परिवर्तित करते हैं। हम यही बात कर रहे हैं कि साधनों को एक निश्चित अनुपात या प्रतिशत में परिवर्तन करते हैं, जिसके फलस्वरूप उत्पादन में भी क्या होता है? परिवर्तन। तो वो उत्पादन में जो परिवर्तन है वो क्या होता है, उसको हम देखते हैं पैमाने के प्रतिफलों के द्वारा, जो भी 3 प्रकार के होते हैं, जिसका हम अभी आगे बढ़ेंगे। तो आपको समझ में आ गया पैमाने के प्रतिफल किसे कहते हैं? कि साधनों को एक निश्चित अनुपात में परिवर्तन करना, अनुपात या प्रतिशत में परिवर्तन करना, जिसके बाद हमें को ये देखना होता है कि उत्पादन में कितना परिवर्तन होता है। समझ में आ गया? तो पैमाने के प्रतिफल की आपको इस प्रकार से डेफिनेशन देनी होगी कि पैमाने के प्रतिफल का अर्थ है कि उत्पादन की वह स्थिति, उत्पादन भी तो देखेंगे कि साधनों को एक निश्चित अनुपात या प्रतिशत परिवर्तन करने से क्या स्थिति होती है उत्पादन में परिवर्तन की, उसे ही हम कहते हैं पैमाने का प्रतिफल। ठीक है, अब आपके सामने ये सारणी दी गई है जो कि आपके बुक में भी है। अब हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, जैसे अभी हमने आपको समझाया था कि साधनों के मध्य अनुपात और उत्पादन का साधनों के मध्य अनुपात कैसा रहता है? स्थिर रहता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि भूमि है 5। ठीक है, अब भूमि में हमने 2 गुना परिवर्तन कर दिया तो कितनी हो गई? 10। 3 गुना किया तो 15, 4 गुना किया तो 20, और 5 किया तो 25। 5 का पहाड़ा हो गया, इजी है। इसी प्रकार से श्रम घंटों में देख रहे हैं। अभी तो हमने श्रम की इकाई देखी थी श्रमिक के हिसाब से, अब हमने पैमाना बदल दिया ना। पैमाना, मैंने आपको कहा ना कि पैमाना कुछ भी हो सकता है, जो हम माने वही होगा। अब यहाँ पर तो हमने क्या माना है? यहाँ तो हमारा वही हेक्टर में चल रहा है, वहाँ पर एकड़ में था, यहाँ पर किस में आ गया? हेक्टर में आ गया, बदल गया पैमाना। अब यहाँ पर जो श्रम है वहाँ श्रमिक में था, अब यहाँ घंटे की, श्रमिक कितने घंटे काम करते हैं, तो 100 घंटे। पहले कितने हैं? 100 घंटे, तो 2 गुना कर दिए तो 200, 3 गुना तो 300, 4 400 और 5 तो 500। कहने का तात्पर्य है कि हमने 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, यदि हमने भूमि को बढ़ाया है तो हमको श्रम को भी उतना ही बढ़ाया गया है, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना। तो इनके मध्य जो अनुपात है वो क्या रहेगा? स्थिर। जैसे कि हम ये माने पहले कितना था? 5:100, अर्थात 1:, इसको काटेंगे तो कितना आएगा? 20। ठीक है, यदि हम इसको 2 गुना बढ़ा के कितना कर देते हैं? 10, और इसको भी 2 गुना बढ़ा के कितना कर देते हैं? 200 हो जाता है, तो भी अनुपात क्या रहेगा? 1:20। तो कहने का मतलब है कि यदि हम भूमि में भी दुगना परिवर्तन करते हैं और श्रम में भी दुगना परिवर्तन करते हैं, तो भूमि और श्रम दोनों के मध्य जो अनुपात है वो क्या रहेगा? स्थिर। तभी तो इसको क्या कहते हैं? स्थिर अनुपातों का उत्पादन फलन। कौन सा उत्पादन फलन है ये? दीर्घकालीन उत्पादन फलन, जहाँ साधनों के मध्य जो अनुपात है वो हमेशा कैसा रहता है? स्थिर रहता है, क्योंकि दीर्घकाल में सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं। ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं कि साधनों में समान अनुपात, समान प्रतिशत से परिवर्तन करने से उनके अनुपात कैसे रहते हैं? समान रहते हैं। हमने यही बात की कि 2 गुना, 3 गुना, जो भी समान अनुपात है उसमें परिवर्तन करने पर उनके मध्य जो अनुपात है वो कैसे रहेंगे? स्थिर रहेंगे, तभी ये स्थिर अनुपातों का उत्पादन फलन है। अब हम पैमाने के प्रतिफल की बात कर रहे थे, तो समान अनुपात की स्थिति में समोत्पाद वक्र कैसा होता है? एल आकार का होता है। जो पैमाने के प्रतिफल की हम बात करेंगे उसमें जो समोत्पाद वक्र बनाएंगे, आइसोक्वांट कर्व बनाएंगे, जो कि कैसे आकार का होता है? एल, क्योंकि साधनों में हम समान अनुपात में परिवर्तन करते हैं। तो यहाँ पर जो समोत्पाद वक्र है वो कैसे आकार का बनेगा? एल आकार का। ये एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष हो गया, ये आपका आई क्यू, आइसोक्वांट आपके
बुक में इसके बारे में ज़्यादा नहीं दिया हुआ है, इसलिए हम नॉर्मल ही बताएंगे। ये होता है आइसोक्वांट और ये होती है पैमाना रेखा, जो कि दो साधन है यहाँ पर, एक्स और वाई अक्ष है। यहाँ पर हम साधन लिख सकते हैं, जैसे हमने यहाँ लिख दिया श्रम, और यहाँ पर हमारा दूसरा साधन हो गया पूंजी। कोई भी साधन आप ले सकते हैं। दो साधनों के मध्य जो अनुपात है वो क्या रहता है, स्थिर। मतलब हम श्रम साधन को इस तरीके से बढ़ाएंगे और पूंजी साधन को हम इस तरह से बढ़ाएंगे। एक साधन की जगह दूसरे साधन को काम नहीं ले सकते, एक साधन की बजाय दूसरे साधन का प्रतिस्थापन नहीं किया जा सकता। श्रम की जगह श्रम ही काम आएगा, पूंजी की जगह पूंजी ही काम में आएगी। तो जिसका अर्थ है कि उत्पादन बदलने पर साधनों की मात्रा का एक निश्चित व न्यूनतम आनुपातिक मात्रात्मक संबंध कैसा रहता है, स्थिर। हमने यही तो बात की थी कि साधनों को यदि हम बदलेंगे, जैसे हम श्रम को यदि परिवर्तित कर रहे हैं तो पूंजी को भी हमें परिवर्तित करना होगा, क्योंकि साधन हमेशा समान अनुपात में ही परिवर्तित होते हैं दीर्घकालीन उत्पादन फलन में। तो उन दोनों के बीच जो संबंध है, उन दोनों के बीच जो मात्रात्मक संबंध है वो हमेशा कैसा रहेगा, स्थिर रहेगा। वही बात यहाँ पर की गई है कि उत्पादन बदलने पर भी साधनों की मात्रा का एक निश्चित व न्यूनतम आनुपातिक मात्रात्मक संबंध। उत्पादन चाहे कुछ ही रहो, यदि हमने साधनों में समान अनुपात में परिवर्तन किया है तो उत्पादन चाहे कुछ ही हो, लेकिन उत्पादन के साधनों के मध्य जो अनुपात है वो हमेशा कैसा रहेगा, स्थिर ही रहेगा। ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रख लेनी है, इसीलिए मैं बार बार इसको प्रेशराइज करके बोल रही हूँ कि आपको ये ध्यान रखना है कि स्थिर अनुपातों का उत्पादन फलन दीर्घकालीन उत्पादन फलन में जो साधनों में समान अनुपात में परिवर्तन किया जाता है, तो उत्पादन में चाहे कुछ ही परिवर्तन हो, लेकिन साधनों के मध्य जो अनुपात है वो हमेशा कैसा रहेगा, स्थिर ही रहेगा। यही बात है, निश्चित व न्यूनतम आनुपातिक मात्रात्मक संबंध स्थिर रहता है, इसीलिए इसे स्थिर अनुपातों का उत्पादन फलन कहते हैं। यहाँ पर आपकी श्रम की मात्रा है, यहाँ पर आपकी पूंजी की मात्रा है, तो इसको एल आकार का बनाने का रीज़न भी यही है कि हम श्रम को इधर से बदल सकते हैं, पूंजी को इधर से, अर्थात समान अनुपात में दोनों में परिवर्तन होगा। और इन समान अनुपातों के बीच की जो रेखा है उसे हम बोलते हैं पैमाना रेखा। ठीक है बच्चों, जिसके बारे में आपको इतना डिटेल में मैंने बताया ना, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपके बुक में केवल यही चीज़ें दी हुई हैं। यहाँ श्रम के द्वारा पूंजी का प्रतिस्थापन नहीं किया जाता। मैंने आपको ये बोला था कि श्रम की जगह श्रम ही काम में ले सकते हैं और पूंजी के द्वारा पूंजी के बदले पूंजी ही काम में ले सकते हैं। इसीलिए वक्र कैसे आकृति का है, एल आकार का बना है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर सबको समझ में आ गया कि समोत्पाद वक्र की आकृति कैसी होती है, एल आकार की, क्योंकि श्रम के द्वारा पूंजी का प्रतिस्थापन नहीं किया जा सकता। श्रम को समान अनुपात में परिवर्तन करने पर पूंजी को भी उसी अनुपात में परिवर्तन करते हैं, और दोनों के मध्य जो अनुपात है वो हमेशा कैसा बना रहता है, स्थिर बना रहता है। बढ़ते पैमाने के प्रतिफल, हमने बात की थी कि जो पैमाने का जो प्रतिफल है, जिसमें क्या करते हैं, उत्पादन के साधनों में समान अनुपात या प्रतिशत में परिवर्तन करते हैं, जिसके फलस्वरूप हम ये देखते हैं कि उत्पादन में कितना परिवर्तन होता है। ठीक है, तो हम ये मान लेते हैं कि एक तो पैमाने के प्रतिफल है वो तीन प्रकार के होते हैं, एक तो बढ़ते पैमाने के प्रतिफल, एक स्थिर पैमाने के प्रतिफल और एक घटते पैमाने के प्रतिफल। तो बढ़ते का अर्थ, जैसे आप बढ़ता समझ रहे हो, कि यदि उत्पादन के सभी साधनों में समान अनुपात में प्रतिशत परिवर्तन किया जाता है तो उत्पादन उससे अधिक बढ़ता है, तो उसे हम कहते हैं बढ़ते पैमाने के प्रतिफल। और यदि उत्पादन के सभी साधनों में समान अनुपात में प्रतिशत परिवर्तन किया जाता है तो उत्पादन उस अनुपात से कम अनुपात में बढ़ता है, तो उसे हम बोलते हैं घटते पैमाने के प्रतिफल। और यदि उत्पादन को साधनों को समान अनुपात में प्रतिशत परिवर्तन किया जाता है और उत्पादन उसी अनुपात में बढ़ता है तो उसे हम बोलते हैं पैमाने के स्थिर या समान प्रतिफल। आगे बच्चों समझ में बहुत ईजी है, यदि उसी अनुपात में तो समान, यदि बढ़ते अनुपात में तो बढ़ते, और यदि घटते अनुपात में तो घटते पैमाने के प्रतिफल। आपको केवल लैंग्वेज याद करनी है। ठीक है बच्चों, कि यदि उत्पादन के साधनों में होने वाली आनुपातिक वृद्धि की तुलना में उत्पादन में अधिक अनुपात में वृद्धि होती है तो उसे हम बोलते हैं पैमाने। यदि उत्पादन के साधनों में होने वाली आनुपातिक वृद्धि, हमने माना कि यदि उत्पादन के साधनों में हमने 10% की वृद्धि की तो उत्पादन में कितनी वृद्धि हो रही है, 15% की, या हम कह सकते हैं 20% की। आ रहा है बच्चों समझ में, उत्पादन के साधनों में हमने 10% की वृद्धि की है। माना अभी हमारे सामने एक एग्जाम्पल था कि हमने क्या किया था, जो श्रमिक हैं वो हमारे 20 क्विंटल तो हमारा क्या हो रहा था, उत्पादन। ठीक है, और हमारे पास 2 एकड़ तो क्या था, खेत, और 5 क्या थे हमारे पास, श्रमिक। यही था हमारा जो फलन था। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसमें दुगनी वृद्धि कर दी, 2 से 4 और 5 से 10। तो उत्पादन कितना होना चाहिए, 20 से 40, 40 ना होकर कितना हो जाता है, 45 या 50 या 60। समझ में आ रहा है, तो वो कौन सा होगा, पैमाने के बढ़ते प्रतिफल। अर्थात जितने हमने उत्पादन के साधनों के जितने अनुपात में परिवर्तन किया है उससे
कहीं उससे अधिक अनुपात में परिवर्तन होता है किसमें, उत्पादन में, तो उसे हम बोलते हैं उत्पादन के पैमाने के बढ़ते प्रतिफल। ठीक है बच्चों, यही है, मैंने बताया था 10% यदि परिवर्तन किया जाता है यदि उत्पादन के साधनों में, यहाँ पर हमने दोगुना कर दिया, बात तो वही है कि 10% परिवर्तन किया जाता है तो जिसके फलस्वरूप उत्पादन कितना होता है, उससे अधिक अनुपात में बढ़ता है, तो उसे हम कहते हैं उत्पादन के या पैमाने के बढ़ते प्रतिफल। ठीक है, अगला क्या है, घटते पैमाने के प्रतिफल। मैंने आपको बताया कि उत्पादन के साधनों में जिस अनुपात में प्रतिशत परिवर्तन किया जाता है तो उत्पादन में उस अनुपात से कम अनुपात में क्या होता है, परिवर्तन होता है, तो उसे हम कहते हैं घटते पैमाने के प्रतिफल। यदि उत्पादन के साधन में होने वाली आनुपातिक वृद्धि की तुलना में उत्पादन में कम अनुपात में वृद्धि होती है तो उसे हम बोलते हैं घटते पैमाने के प्रतिफल। जैसे अभी मैंने बताया कि 10% परिवर्तन किया जाता है तो जिसके फलस्वरूप उत्पादन में 8% या 5%, 9%, कोई भी हम मान सकते हैं, उत्पादन में इतना परिवर्तन होता है तो उसे हम कहते हैं घटते पैमाने के प्रतिफल। जैसे हमारे सामने अभी एग्जाम्पल था, 20 क्विंटल गेहूं के लिए तो हमारे पास जमीन 2 एकड़ और 5 श्रमिक की आवश्यकता है। यदि हमने इसमें वही 4 एकड़ और 10 श्रमिक कर दिए तो उत्पादन हमारा क्या हो जाता है, 20 से 40 होना चाहिए, 40 ना होकर हमारा कितना हो जाता है, 30 हो जाता है, 30 क्विंटल। मतलब इसमें तो हमने दुगना वृद्धि की, लेकिन इसमें बराबर से दुगने वृद्धि ना होकर कितनी होती है, 30 होती है, अर्थात 1.5 गुना ही हुई। इसमें तो 2 गुना हुई थी, जबकि इसमें कितनी हो गई, 1.5 गुना। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये होते हैं घटते पैमाने के प्रतिफल। उत्पादन के साधनों में जिस अनुपात में प्रतिशत परिवर्तन किया जाता है उससे कम अनुपात में प्रतिशत परिवर्तन होता है तो वो होते हैं घटते पैमाने के प्रतिफल। ठीक है बच्चों, आगे है स्थिर पैमाने के प्रतिफल या समान पैमाने के प्रतिफल भी इसे कहते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि जिस अनुपात में हम साधनों को परिवर्तित करते हैं उससे अनुपात में, मतलब उसी जो हमने 10% परिवर्तन किया तो 10% में ही उसी अनुपात में यदि क्या होता है, उत्पादन में परिवर्तन होता है तो वो कौन से प्रतिफल होते हैं, वो प्रतिफल होते हैं स्थिर पैमाने के प्रतिफल। यही लिखा है, यदि उत्पादन के साधन में होने वाली आनुपातिक वृद्धि व उत्पादन समान अनुपात में वृद्धि करते हैं, जितनी उत्पादन के साधनों में हो रही है उतनी किस में हो रही है, उत्पादन में हो रही है, तो वो कौन सा हो गया, स्थिर पैमाने के प्रतिफल। यदि हम मानते हैं कि उत्पादन के साधनों में कितनी हो रही है, 10% की हमने वृद्धि की, तो उसके फलस्वरूप उत्पादन में भी यदि 10% की वृद्धि हो रही है तो वो क्या हो गया, उत्पादन के समान या स्थिर पैमाने के प्रतिफल। यदि हमारे पास वही एग्जाम्पल है 20 का, और यहाँ पर हमने लिख दिया फंक्शन ऑफ 2 एकड़ और 5 श्रमिक। यही हम बार बार एग्जाम्पल ले रहे हैं ताकि कि आपको अच्छे से समझ में आए। यदि हमने क्या किया, इसको 4 कर दिया और इसको हमने 10 कर दिया तो उत्पादन में हमारा कितना हो जाता है, 40। मतलब हमने इसको दुगना किया तो उत्पादन भी कितना हो गया, दुगना हो गया। तो यहाँ पर होंगे पैमाने के स्थिर या समान प्रतिफल। आगे बच्चों समझ में, तो पैमाने के कितने प्रतिफल है, पैमाने के बढ़ते प्रतिफल, पैमाने के घटते प्रतिफल और पैमाने के स्थिर या समान प्रतिफल, जो कि लागू होते हैं दीर्घकाल में और इसे स्थिर अनुपातों का उत्पादन फलन भी कहते हैं। आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से याद रखनी है ताकि आप एग्जाम में इसको बहुत अच्छे से लिख पाएं, समझ पाएं और अच्छे तरीके से लिख सकें। और इसके लिए आपको क्या करना है, जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है इसको अपनी कॉपी में नोट करना है। जो मैं समझा रही हूँ उसको अच्छे से समझना है, नहीं समझ में आता है तो वीडियो रिवाइंड करना है, इसको दोबारा सुनना है। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, पैमाने के प्रतिफल दीर्घकालीन उत्पादन फलन। ठीक है बच्चों, इसके बाद है पैमाने के प्रतिफल दीर्घकाल में लागू होते हैं जब सभी उत्पादन के साधनों में वृद्धि की जा सकती है। तो हमने पहले बताया था कि पैमाने के प्रतिफल दीर्घकाल में लागू होते हैं जब सभी साधन कैसे होते हैं, परिवर्तनशील होते हैं, तभी तो हम समान अनुपात में क्या कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। इसके बाद है परिव्यय या खर्चे की प्रतिफल। हमने पैमाने के प्रतिफल के बारे में जान लिया कि इसमें क्या होता है, समान अनुपात में उत्पादन के साधनों में परिवर्तन करते हैं, लेकिन परिव्यय और खर्चे के प्रतिफल क्या होता है, उत्पादन के साधनों में उनकी कीमत के अनुसार, मतलब उस पर खर्चे के अनुसार परिवर्तन करना, चाहे वो समान अनुपात में कर दो चाहे वो अलग अलग अनुपात में कर दो। जैसे हम मान लो अभी भूमि पर हम 2,000 रुपये, 4,000 रुपये जो भी किराया खर्च कर रहे थे, उसका जो खर्चा है उसके हिसाब से हमको क्या करना, वृद्धि करना या कमी करना।
समझ में आ रहा है? उत्पादन के साधनों की मात्रा नहीं बल्कि उस पर होने वाले खर्चे के हिसाब से क्या करना, वृद्धि या कमी करना या परिवर्तन करना, उसे ही हम कहते हैं परिव्यय और खर्चे के प्रतिफल। अब इसमें क्या होता है कि यदि हमने मान लो कि हमने हमारा बजट है, हमने 10,000 रुपये हमारा बजट लेके चल रहे हैं, तो हमने 2,000 रुपये तो क्या किया, भूमि पर ले लिया, 2,000 रुपये हमने श्रम पे ले लिया, 3,000 रुपये हमने पूंजी पर ले लिया। तो इस प्रकार से हम अपना बजट 10,000 रुपये मेंटेन करके चल रहे हैं। अब हमने हमारा बजट बढ़ाकर कितना कर दिया, 20,000 कर दिया। अब 20,000 के बाद हम भूमि पर तो मान लो हम 3,000 कर देते हैं, मतलब बढ़ना तो कितना चाहिए, 2 का 4 होना चाहिए, लेकिन हमने 3,000 ही किया। कहने का तात्पर्य यह है कि उस पर जो खर्चा है, भूमि, श्रम, पूंजी, उत्पादन के साधनों पर, उसमें उसके हिसाब से परिवर्तन करना, ना कि उनकी मात्रा के हिसाब से करना। क्योंकि बजट भी तो बहुत क्या करता है, इंपॉर्टेंस रखता है ना। कई बार हम ये सोचते हैं कि नहीं यार ये चीज़ें महंगी है तो हम इसके हिसाब से काम में नहीं लेंगे, बल्कि हम इसके हिसाब से अपना काम चलाएंगे। समझ में आ रहा है? तो वही है, जब उत्पादन के साधनों पर उन पर होने वाली परिव्यय खर्चे को समान अथवा अलग अलग अनुपात या प्रतिशत से परिवर्तित करते हैं तो उसे परिव्यय या खर्चे के प्रतिफल कहते हैं। उत्पादन के साधनों पर होने वाला जो खर्चा है वो समान अनुपात में भी कर सकते हैं या अलग अलग अनुपात में भी परिवर्तित कर सकते हैं। यहाँ कोई बाउंडेशन नहीं है कि जैसे मात्रा है उसको हमें समान अनुपात में परिवर्तित करना है, लेकिन खर्चे को हम समान में भी या अलग अलग अनुपात में भी परिवर्तित कर सकते हैं। उसे ही हम कहते हैं परिव्यय खर्चे के प्रतिफल। एक बार और ध्यान से सुन लीजिए, जब उत्पादन के साधनों को उन पर होने वाले परिव्यय, खर्चे को परिव्यय भी बोलते हैं, को समान अथवा अलग अलग अनुपात या प्रतिशत से परिवर्तन करते हैं। उत्पादन के साधनों पर होने वाले खर्चे को समान अनुपात, मतलब सभी उत्पादन के साधनों को समान अनुपात से खर्चा यदि हम बदल देते हैं या फिर अलग अलग अनुपात में, तो उसे हम कहते हैं परिव्यय या खर्चे के प्रतिफल। समझ में आ गया? अब आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है 2 नंबर या 3 नंबर में, कि परिव्यय या खर्चे के प्रतिफल किसे कहते हैं और पैमाने के प्रतिफल और परिव्यय या खर्चे के प्रतिफल में क्या अंतर है। तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। यदि नहीं समझ में आता तो वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा सुनना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो पढ़ना तो बनता ही है ना। ठीक है बच्चों, तो आगे है, उत्पादन के साधनों पर परिव्यय खर्चे को समान अनुपात या प्रतिशत से परिवर्तन करते हैं तो साधनों के संयोजन अनुपात में परिवर्तन हो जाता है। हम जब साधनों के मध्य जो अनुपात है उसको स्थिर लेके चल रहे थे, लेकिन यदि हम परिव्यय खर्चे के प्रतिफल के हिसाब से यदि हम परिवर्तन करते हैं तो क्या होता है, साधनों के मध्य अनुपात तो बदलेगा ही, क्योंकि अलग अलग साधनों की कीमत क्या होती है, अलग अलग होती है ना। भूमि अलग होगी, क्या पता श्रम तो सस्ता है, भूमि महंगी हो, पूंजी महंगी हो, तो क्या होगा, उनके मध्य जो अनुपात है वो क्या हो जाता है, फिर बदल जाता है। पैमाने के प्रतिफल में तो क्या था, दोनों के मध्य अनुपात स्थिर था, लेकिन परिव्यय खर्चे के प्रतिफल में दोनों के मध्य अनुपात बदल जाता है, क्योंकि उत्पादन के साधनों पर उन पर होने वाले खर्चे के हिसाब से क्या किया जाता है, परिवर्तन किया जाता है। आगे इसमें वही अंतर मैंने आपको बोला था कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि पैमाने के प्रतिफल की स्थिति में साधन संयोजन अनुपात कैसा रहता है, स्थिर रहता है, क्योंकि उत्पादन के साधनों को उनकी मात्रा में समान अनुपात में परिवर्तन किया जाता है। जबकि परिव्यय और खर्चे के प्रतिफल में संयोजन अनुपात कैसा हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि यहाँ उत्पादन के साधनों में होने वाले खर्चे के हिसाब से क्या किया जाता है, परिवर्तन किया जाता है। तो आपको याद रहेगा, पैमाने के प्रतिफल में तो क्या रहता है, अनुपात स्थिर रहता है, जबकि परिव्यय खर्चे के प्रतिफल में जो संयोजन अनुपात है वो क्या हो जाता है, बदल जाता है। इसके बाद जो इसका अंतर है वो है, पैमाने के प्रतिफल में सभी साधनों में समान अनुपात में परिवर्तन करते हैं। हमने ये बात की थी कि पैमाने के प्रतिफल में हम क्या करते हैं, सभी साधनों में समान अनुपात में परिवर्तन करते हैं, जबकि परिव्यय और खर्चे के प्रतिफल में उत्पादन साधनों को उन पर होने वाले खर्चों को समान अथवा अलग अलग अनुपात में परिवर्तित करते हैं। ठीक है, पैमाने के प्रतिफल में तो मात्रा को देखा जाता है, मात्रा के हिसाब से समान अनुपात में परिवर्तित करते हैं, लेकिन परिव्यय या खर्चे के प्रतिफल में क्या करते हैं, हम खर्चे को समान या अलग अलग अनुपात में परिवर्तित करते हैं, जिससे साधन संयोजन अनुपात क्या हो जाता है, बदल जाता है। तो बच्चों आज हमने क्या पढ़ा, दीर्घकालीन उत्पादन फलन के बारे में। तो आपको समझ में आ गया होगा, दीर्घकालीन उत्पादन फलन का दूसरा नाम क्या है, स्थिर अनुपातों का उत्पादन फलन, और पैमाने के प्रतिफल इसमें लागू होते हैं। पैमाने के बढ़ते प्रतिफल, पैमाने के घटते प्रतिफल, पैमाने के स्थिर और समान प्रतिफल की हमने बात की थी कि साधनों को यदि समान अनुपात में परिवर्तित किया जाता है तो उत्पादन में कितना परिवर्तन होता है। यदि उत्पादन उसी अनुपात में परिवर्तित होता है तो पैमाने के स्थिर और समान प्रतिफल, यदि उत्पादन
बढ़ते अनुपात में परिवर्तित होता है तो बढ़ते प्रतिफल, और यदि उत्पादन उस अनुपात से कम अनुपात में परिवर्तित होता है तो पैमाने के घटते प्रतिफल होते हैं। उसके बाद हमने बात की परिव्यय और खर्चे के प्रतिफल, कि उत्पादन के साधनों पर उन पे होने वाले खर्चे के हिसाब से, चाहे वो समान अनुपात में चाहे वो अलग अलग अनुपात में परिवर्तन करना, परिव्यय और खर्चे के प्रतिफल होते हैं। और पैमाने के प्रतिफल में तो साधन संयोजन अनुपात स्थिर रहता है, जबकि परिव्यय और खर्चे के प्रतिफल में साधन संयोजन अनुपात बदल जाता है। तो ये था आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक दीर्घकालीन उत्पादन फलन, जिसके बारे में हमने इतने डिटेल में बात की। अब आगे के लिए हम इस लेसन में जो लास्ट पार्ट है हमारा लेसन का, उसमें हम क्या जानेंगे? उसमें हम जानेंगे उत्पादन फलन के विभिन्न प्रकार। हमने समय अवधि के हिसाब से तो उत्पादन फलन देख लिया, लेकिन अर्थशास्त्र में बहुत सारी समस्याएं होती है जिसके हिसाब से अलग अलग उत्पादन फलन बनाए गए हैं, जिसका वर्णन करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। केवल आपके लिए नाम जाना ही सफिशिएंट है, क्योंकि आपके एग्जाम में केवल नाम ही पूछे जाएंगे और आपके सिलेबस में भी केवल इतना दिया गया, क्योंकि इसको यदि डिटेल में पढ़ने लगे तो बहुत सारा है, पूरी बुक्स होती है इसमें, तो आपको केवल नाम जानना ही जरूरी है। और साथ में ही जानेंगे हम उत्पादन फलन का महत्व। तब तक के लिए ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से कॉपी में नोट करनी है, इनको याद रखना है। जब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे तो आपको सारी चीज़ें अपने दिमाग में फिट होनी चाहिए, ताकि कि कहीं भी आप कंफ्यूज ना हो। जहाँ पर भी कंफ्यूजन आता है तो वीडियो रिवाइंड कीजिए, दोबारा सुन लीजिए। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू।